Welcome class 10 students. Today I'll be taking up geography lesson number 2, land resources. In this chapter we would be covering the following topics: the introduction about land resources, land utilization, major land use in India, forests, land not available for cultivation, other uncultivated land, fallow land, and the net sown area. Land is the most important natural resources. It covers only 29% of the Earth's surface. पूरी धरती का सिर्फ 29% जो है वो लैंड एरिया है और सारा लैंड का एरिया जो है रहने के लायक नहीं है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की. बिकॉज रीजन क्या है उसका कि लैंड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वहाँ का क्लाइमेट है जिसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है. अब हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में 43% जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो प्लेन्स हैं, 30% जो है माउंटेन्स हैं और 27% प्लेट्यूज हैं. इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स. हम इस लैंड पर रहते हैं और इसे अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. लैंड जो एक नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है. हमें यहाँ से नेचुरल वेजिटेशन मिलता है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और हमारी बहुत सारी नीड्स जो हैं लैंड के ज़रिए ही फुलफिल होती हैं. हमने जो टोटल रिपोर्टेड एरिया है हमारा लैंड का, इंडिया का जो लैंड है दैट इज़ 304.92 मिलियन हेक्टेयर्स, जिसके बारे में कितना लैंड एरिया है और कितना माउंटेन्स है और कितना उसका प्लेट्यूज हैं वो आपको पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया है. ये एक पाई डायग्राम है जो चेंज इन मेजर लैंड यूज कैटेगरीज जो 1960 में थी और अब 2003 में है. ये उसको डिपिक्ट कर रही है. आप इसको देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से. जो फॉरेस्ट लैंड है वो शो किया गया है. देन नेट सोन एरिया, सबसे मैक्सिमम नेट सोन एरिया है 1960 में 45.26% था और अब 2003 में 43.41% है. तो जबकि फॉरेस्ट लैंड जो है पहले 18% था, अब वो 22.5% हो गया है. तो ऐसे ही बैरन और जो वेस्ट लैंड 1960 में 12% था, अब वो 6.29% हो गया है. तो ऐसे ही आप बाकी कल्चरेबल वेस्ट लैंड देख सकते हैं जो ब्राउन कलर में है. 1960 में 6.23% था और अब इस 2003 में 4.41% है. लैंड यूज की ही हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि लैंड का यूज दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं. एक है फिजिकल फैक्टर और एक है ह्यूमन फैक्टर. तो फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं टोपोग्राफी, सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल, वहाँ पे कौन से कल्टीवेशन हो सकती है, फिर क्लाइमेट कैसे, हॉट है, ह्यूमिड है, कोल्ड क्लाइमेट है, रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, पॉपुलेशन कितनी है, डेंसली पॉपुलेटेड है या स्कार्सली पॉपुलेटेड है और वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. तो उसी के अकॉर्डिंग लैंड का यूज़ किया जाता है और लैंड का यूज़ डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाता है. जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट माइनिंग के लिए किया जाता है, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फिर रोड्स और रेलवेज के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है, फिर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए किया जाता है. इस टेबल के जरिए मैं आपको मेजर लैंड यूज इन इंडिया के बारे में बताऊंगी. आप टेबल में देख सकते हैं लैंड को किस ढंग से क्लासिफाई किया गया है. फॉरेस्ट एरिया, देन एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, देन अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, देन फैलो लैंड्स और फिर नेट सोन एरिया. जो फॉरेस्ट एरिया है वो 70 मिलियन हेक्टेयर मतलब टोटल का 22.9% ऑक्यूपाई करते हैं हमारी इंडिया में फॉरेस्ट. और जो बारन या अनकल्टिवेबल लैंड है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, टोटल 14.3% मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया जा सकता लैंड वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, 14.3%. फिर ऐसे ही अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो 8.4% ऑक्यूपाई करते हैं. फिर फैलो लैंड है जिसके बारे में डिटेल में हम अगली स्लाइड्स में बताएंगे,
वो 8% ऑक्यूपाई करते हैं, और मैक्सिमम एरिया जो है एग्रीकल्चरल लैंड ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 141.58 मिलियन हेक्टेयर्स, या हम कहेंगे 46.4%। फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। फॉरेस्ट क्या है? इट इज द टोटल प्लांट लाइफ ग्रोइंग नेचुरली इन एन एरिया। फॉरेस्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरली क्रिएट होते हैं। हम फॉरेस्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लार्ज एरिया डोमिनेटेड बाय ट्रीज। आपने देखा होगा जंगल में पेड़ ही पेड़ होते हैं, और हमारी इंडिया का जो टोटल रिपोर्टेड एरिया है फॉरेस्ट का, दैट इज 70.01 मिलियन हेक्टेयर्स, या हम कह सकते हैं पूरा इंडियन लैंड रिसोर्स है, उसमें से 22.9% जो है वो फॉरेस्ट ने एरिया कवर किया है। अब हम बात करते हैं, फॉरेस्ट को हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। एक है रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट अथॉरिटीज के अंडर आता है, उनकी फुल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, वहाँ पे उस एरिया में कोई एंटर नहीं कर सकता, आम पब्लिक का वहाँ पर एक्सेस नहीं होता है। देन आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये वो एरिया है जो ये भी फॉरेस्ट अथॉरिटी के अंडर आता है, बट यहाँ पे लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, कुछ लिमिटेड लोगों का एक्सेस वहाँ पर होता है। फिर आता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये भी वो एरिया है जिसे हम फॉरेस्ट मानते हैं, बट इट डज नॉट कम अंडर रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड कैटेगरी। अब फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। आप सबको पता है फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ये स्लोगन सुना होगा, पेड़ लगाओ देश बचाओ। फॉरेस्ट जो हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्शन शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लोकल ट्राइब्स के लिए वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हैं, उनसे बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स मिलती हैं, फायरवुड, टिम्बर, बैम्बू, फॉडर, हनी, वुड पल्प, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से ही। और उनकी जो थिक रूट्स हैं, जो एक्सेस जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी वो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन हमेशा गीली रहती है, और वो ड्राई सीजन्स में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करती हैं। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, जो फ्लो ऑफ वाटर से जो सॉइल इरोड होता है उसको वो चेक करती हैं। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बिकॉज फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉरेस्ट के बाद आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ये टोटल हमारे लैंड एरिया का 14.3% बनता है, जो वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये 2 कैटेगरीज ऑफ लैंड है, एक है लैंड विच इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। वो कौन सा लैंड है? वो लैंड है जो बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, और वो 8.7% ऑफ टोटल रिपोर्टेड लैंड एरिया कवर करता है। फिर बात करते हैं बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। बैरन लैंड आता है रॉकी माउंटेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स, कुछ सलाइन लैंड्स, रन ऑफ कच्छ, अल्कलाइन लैंड्स इन यूपी, और जो कोस्टल बीचेस होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई स्कोप नहीं है, और हम कह सकते हैं कि ये लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन है। लेकिन इसमें और बहुत से रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जैसे ग्रेवल, सैंडस्टोन्स, ये हम इस बैरन लैंड से, ये रिसोर्सेज हमें इजीली अवेलेबल है। और ये जो लैंड है ये 5.6% ऑफ टोटल रिपोर्टेड लैंड एरिया है। इस मैप के जरिए हम वे स्टेट वाइज जो इंडिया में वेस्ट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक स्टेट रैदर अब वो यूटी बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, वहाँ पे मोर देन 50% एरिया इज अ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड मीन्स इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, वो फार्मिंग के लिए नहीं यूज किया जा सकता। और ऐसे ही 2 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, जहाँ पे मोर देन 40 to 50%, मतलब 40% अबव लैंड एरिया है जो फार्मिंग के लिए नहीं यूज किया जा सकता। ऐसे ही 5 स्टेट्स हैं जिनमें 20 to 40%, मोर देन 20% एरिया जो है फार्मिंग के लिए नहीं यूज किया जा सकता। तो इस मैप से आप पूरा स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट लैंड देख सकते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इस कैटेगरी में जो लैंड
इस कैटेगरी में जो लैंड आता है वो 8.5% ऑफ टोटल लैंड एरिया आता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स। ये वो एरिया है जो डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक्स, हॉर्सेज, शीप, कैटल के लिए यूज किया जाता है। ये टोटल लैंड एरिया का सिर्फ 3.3% है। फिर है मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं कर सकते बट कहीं किसी और तरह के एग्रीकल्चर यूज के लिए ये लैंड यूज किया जाता है। ये 1% ऑफ टोटल लैंड एरिया कवर करता है। फिर आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये वो लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है बट कुछ कारणवश पिछले 5 सालों से उसमें खेती बाड़ी नहीं की गई है, इसे हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो ये कवर करता है 4.1% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। नेक्स्ट इज फैलो लैंड। ये वो लैंड है जो है एक्चुअल में कल्टीवेशन के लिए बट थोड़ी देर के लिए इट इज आउट ऑफ कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के ग्रो करने के काम आते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं जब हम सॉइल को बार बार यूज करते हैं। तो इसलिए उस सॉइल को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा से अपने न्यूट्रिएंट्स को रिगेन कर सके। और इंडिया में 24.59 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो फैलो कैटेगरी के अंडर आता है। कारण क्या है लैंड को फॉलो करने के लिए? कि एक कुछ ये भी कारण हो सकता है कि कई बार फार्मर्स के पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती हैं कि उस लैंड को कल्टीवेट करें, तो वो 1-2 साल के लिए उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं। या कई बार वहाँ पे बारिश कम होती है, वाटर सप्लाई कम हो जाता है। फिर तीसरा कारण है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उसकी फर्टिलिटी को रिकवर करने के लिए उस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है। और एक और कारण है कि सॉइल इरोजन अगर हो जाए तो वो लैंड इनफर्टाइल हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए फैलो छोड़ दिया जाता है। फैलो लैंड दो तरह के होते हैं, एक करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो में वो एरिया आता है, लैंड एरिया, जो 1 साल या उससे कम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जो कि 4.7% टोटल लैंड एरिया का हिस्सा है। और अदर देन करंट फैलो होता है वो लैंड एरिया जो 1 साल से लेके 5 साल तक खाली छोड़ दिया जाता है, और वो 3.3% ऑफ टोटल लैंड एरिया कवर करता है। अब हम नेट सोन एरिया की बात करते हैं। नेट सोन एरिया वो एरिया जो एक्चुअल में एग्रीकल्चरल फार्मिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो वो टोटल एरिया जहाँ पर क्रॉप्स और ऑर्चर्ड्स लगते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनकी फार्मिंग की जाती है, वो 46.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया अवेलेबल इन इंडिया। और जो टाइमली अगर रेनफॉल हो जाए, वेदर कंडीशंस फिजिबल हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो उनकी वजह से जो नेट जोन एरिया में इंक्रीज आता है। That's all for today, students. Thank you so much. Have a nice day.